हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, 11th क्लास के केमिस्ट्री में आज हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोगों को बढ़िया बेसिक के साथ सीखना है, ठीक है। एक एक प्रश्न तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों, मोल क्या है स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, जैसे आप लोग एक दर्जन में यदि बात करें कितने केले हैं तो आप बताओगे सर 12 केले। एक सप्ताह में कितने दिन तो आप बताओगे 7 दिन। मैं कहूँगा एक वर्ष में कितने माह तो आप कहोगे कि एक वर्ष में 12 माह। ऐसे ही बच्चों, परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करने के लिए एक मानक तैयार किया गया कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी, 6.023 × 10⁻23। मतलब एक मोल के, जैसे हमने कहा कि एक माह में कितने दिन तो आप कहोगे 30, 29, 28 या 31 दिन, ये फिक्स है। एक सप्ताह में कितने दिन तो 7 दिन। ऐसे ही एक मोल परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करने के लिए एक मोल शब्द परिभाषित किया गया, जो कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है। बोले कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणु की संख्या होगी वही एक मोल है बच्चों, जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। मतलब एक मोल में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक, चलिए अगला बच्चों, सीमांत अभिकर्मक। बड़ा सिंपल है। देखिए, संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है और वह पहले समाप्त हो जाता है, ऐसे क्रियाकारक को हम सीमांत अभिकर्मक के रूप में जानते हैं, क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। क्योंकि उसकी मात्रा कम हो जाती है तो उत्पाद भी बनना कम हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को समझना है कि जैसे बच्चों, जब ए और बी आपस में मिलता है, ये आपका अभिकारक या क्रियाकारक कहलाता है और बन करके बच्चों सी और डी बना लिया। मान लीजिए मैं कहता हूँ ए की मात्रा कम है, और बी की मात्रा बच्चों ज़्यादा है, तो पहले समाप्त कौन होगा, पहले ए ही समाप्त होगा। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो पहले समाप्त हो जाएगा और वो बच्चों उत्पाद बनाने के लिए उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देगा, कम कर देगा, इसलिए उसे बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। यानी संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है, जिसकी मात्रा कम होती है बच्चों, वो आपका सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। क्लियर। चलिए, सार्थक अंक हमने फिजिक्स में पढ़ाया है बच्चों कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है ना। अब सार्थक अंक उसकी वह संख्या कहलाती है या अंक होती है जो उस संख्या की वास्तविकता को निर्धारण करती है। शाब्दिक रूप से बच्चों, मान लीजिए एक आपके पास कोई संख्या है, उस संख्या में टोटल कितने अंक है, अंकों की जो संख्या है। सार्थक अंक क्या है, अंकों की संख्या जो उसकी वास्तविकता को निर्धारण करते हैं, वो सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे बच्चों 0.007, यहाँ पे सार्थक अंक की बात करोगे तो सार्थक अंक आप कहोगे केवल सार्थक अंक की गणना बच्चों करते समय यदि कोई आपके पास अंक है उसके पहले 0 है तो उस 0 को हम कैलकुलेट नहीं करते, तो सार्थक अंक केवल 1 हो जाएगा। यानी सार्थक अंक है ना, एक प्रकार की वह संख्या है जो उस संख्या है ना, या सार्थक अंक वह संख्या कहलाएगी जो दिए गए संख्या की वास्तविकता को बताता है, यथार्थता को बताता है बच्चों। ठीक है, क्लियर, वो सार्थक अंक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो 4.028 में सार्थक अंक, तो चारों अंक हो सार्थक अंक है। और देखो बच्चों, 2 अंकों के बीच में जो शून्य है उसको भी हम सार्थक अंक काउंट कर लेंगे, लेकिन यदि कोई अंक है और उसके पहले शून्य है बच्चों, तब उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। ठीक है। अच्छा बच्चों, एवोगैड्रो नियम क्या है। एवोगैड्रो ने बताया, एवोगैड्रो संख्या अलग है, एवोगैड्रो नियम भाई अलग है। ठीक है। सन 1811 में एवोगैड्रो ने एक नियम दिया जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगैड्रो ने क्या बताया कि हम 2 गैस ले रहे हैं। क्या बोला, हम 2 गैस ले रहे हैं। ठीक है, 2 गैस ले रहे हैं बच्चों, जिसमें ताप जो है समान है और दाब समान है। इस स्थिति में इसमें गैस के अणुओं की संख्या समान होगी। बस यही तो बोला है।
सन 1811 में एवोगैड्रो ने यह नियम दिया जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब दो गैस है, तीसरा भी गैस हो सकता है, चौथा भी गैस हो सकता है, इनका आयतन दोनों बच्चों क्या है, समान है, ताप दाब भी समान है, तब अणुओं की संख्या भी समान होगी। यही एवोगैड्रो का नियम है। जैसे बच्चों यहाँ पर बोला गया कि H2, हीलियम, CO2, SO2 आदि गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन कब, ताप और दाब समान है और 1-1 लीटर आयतन लेकर के एक पात्र में रखा गया है, तब इनके अणुओं की संख्या बच्चों लगभग समान होती है। तो एवोगैड्रो ने बस यही बताया कि भाई यदि हम विभिन्न गैसों को ले लेते हैं, ताप और दाब समान है, ताप और दाब समान है बच्चों, तो फिर गैसों के आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। क्लियर? मतलब दो गैस ले सकते हैं, 3 गैस ले सकते हैं, उनके आयतन समान है और ताप और दाब भी समान रख दिए बच्चों, तो उनमें जो अणुओं की संख्या है वो समान रहती है। अगला जो प्रश्न बच्चों, द्रव्यमान का SI मात्रक, तो किलोग्राम फिजिक्स में भी पढ़े हो, इसे किस तरह परिभाषित कर सकते हैं बच्चों? किसी पदार्थ में निहित मान, किसी पदार्थ में निहित मान उसका द्रव्यमान कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसका अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। बोला ना किस तरह से परिभाषित करोगे, तो किसी पदार्थ की द्रव्यमान उसकी द्रव्य की मात्रा है, यानी टोटल कितनी द्रव्य की मात्रा है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है, जिसका SI मात्रक बच्चों किलोग्राम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको लेवोजियर ने सन 1744 में दिया। देखिएगा, आप लोगों को मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, हर बुक में बच्चों अलग अलग द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखने को मिलता है। जैसे कुछ बुक में 1756 देखने को मिलता है कि 1756 में लेवोजियर द्वारा या लोमोनोसोव इसके द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया। तो आप लोग सन याद नहीं करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि जो भी द्रव्य है दुनिया में, इसको ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। कुछ समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? ये बताया गया द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्य को ना तो नष्ट कर सकते ना तो बना सकते, मतलब ये समाप्त हो ही नहीं सकता, केवल और केवल वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाए। जैसे प्यारे बच्चों, आपके दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी जल है। जल को यदि आप गर्म करोगे तो वो वाष्प बन सकता है। वाष्प को बच्चों यदि आप दाब बढ़ाओगे तो वो आपका फिर जल द्रव अवस्था में बदल सकता है, और इस द्रव को यदि और अत्यंत ताप कम करोगे बच्चों तो ठोस अवस्था में वो भी अपना बर्फ बन सकता है। तो केवल इसका अवस्था बदल सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही किसी पदार्थ को आप जलाते हो तो जलाने के बाद उसकी अवस्था बदल जाएगी, लकड़ी जलेगी तो राख बन जाएगा, कुछ ऊर्जा के रूप में चला जाएगा, लेकिन जो द्रव्य है वास्तविकता में उसकी समाप्ति नहीं हुई है बच्चों। ठीक है। अब जैसे रासायनिक अभिक्रिया में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन का संयोग कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 12 32 44 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 होता है, मतलब द्रव्य नष्ट नहीं हुआ। ठीक है। देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना कि इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान पश्चात बने हुए कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जैसे हमने दो पदार्थों को लिया और पहले तौल लिया बच्चों, माप लिया। लैंडोल्ड का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। लैंडोल्ड का प्रयोग इसी पर आधारित है बच्चों। ठीक है, लैंडोल्ड का प्रयोग इसी पर आधारित है कि भाई उन्होंने एच आकार का पात्र ले लिया। देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पात्र ले लिया। ठीक है, पात्र ले लिया बच्चों, दो अलग अलग पदार्थों को माप कर तौल कर रख दिया। ठीक, इसको माप लिया, इसको भी बच्चों माप लिया, और मापने के बाद
अच्छे से इसको हिलाया, उल्टा कर दिया तो ये दोनों आपस में मिल गए और उत्पाद बन ली। फिर बच्चों इसको मापा तो देखा कि जो प्रयोग है वो जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले इसका माप और बाद का माप बराबर है। यही आपका लैंडोल्ट का प्रयोग है और कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है, क्लियर? लैंडोल्ट का प्रयोग क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणु की सरल अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। कुछ समझ में आया कि भाई सरल अनुपात का मतलब सबसे छोटा से छोटा अनुपात है। जैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास C12 ऐसा है, C6H12O6। अब इसका सरलतम अनुपात मतलब 6 का भाग दे दो तो अपना बच्चों केवल CH2O आ जाएगा, क्योंकि 6 का हमने भाग दे दिया। तो इस यौगिक का एक सरलतम रूप जो हमें मिला, ये अपना बच्चों मूलानुपाती सूत्र होता है। क्या होता है बच्चों? मूलानुपाती सूत्र होता है। यानी किसी यौगिक का एकदम सरलतम जो अनुपात को दर्शाता है वही उसका मूलानुपाती सूत्र होता है बच्चों। जैसे ग्लूकोज का मैंने बताया CH2O, एस्टिक अम्ल का मूलानुपाती CH2O। तो वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों का जो परमाणु बच्चों उसका सरलतम अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है, सबसे सूक्ष्मतम अनुपात, सरलतम अनुपात, वही आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? मूलानुपाती सूत्र क्लियर बच्चों? अंकीय क्वेश्चन में मूलानुपाती सूत्र से आप लोगों के सवाल आता है और आप लोग कहोगे कि सर मूलानुपाती सूत्र सिखा दीजिए। तो बच्चों हम हमेशा जीवन भर बच्चों के खुशी के लिए, बच्चों के डिमांड के आधार पर क्लास देते हैं। चाहे 10 बच्चा भी पढ़े, चाहे 20 बच्चा भी पढ़े, लेकिन बच्चों से एक ही उम्मीद रहती है कि वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करें, वीडियो को थम्स अप कर दें। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार कि हाँ चलो बच्चों ने देखा और बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। लाइक करने का एक हमारा भी एक मनोबल बनता है कि बच्चों का पसंद है कि हाँ सर, ये अटेंडेंस हो जाता है कि बच्चा चाहता है कि सर अगला वीडियो लाइए, तो चैप्टर 2 का वीडियो चाहिए तो भैया इसमें मैक्सिमम लोग थम्स अप करें। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों अपना जो आ गया मोलरता। यहाँ पर थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देखिए बच्चों, हमने कहा 1 लीटर हमने बिलियन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? बिलियन। ये कितना है बच्चों? 1 लीटर है। 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मैंने फिर से कहा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। सर मोललता क्या होता बता सकते हो आप? हाँ, जिसमें कह दिया 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक ले लिया में विलेय के मोलों की संख्या। जब 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या तो मोलरता कहला गई। लेकिन 1000 ग्राम विलायक में, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहला जाती है। समझ में आया कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता, लेकिन वहीं पे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। कुछ बेसिक है बच्चों जिसे आप लोगों को सीखना जरूरी रहता है। ठीक है, इसका फार्मूला देखो, मोलरता का होता है W/MB गुणे 1000 बटे अपना VmL। ये आपके कैपिटल M का है। स्मॉल m का होता है WB/MB गुणे 1000 बटे WA। सर ये WB क्या है? जैसे कोई बिलियन होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझना, कोई बिलियन है, बिलियन में 2 घटक होता है, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक को हम A से कहते हैं, विलेय को B से। जब इसके वेट की बात करेंगे तो WA, जब इसके वेट की बात करेंगे तो WB। इसका आणविक द्रव्यमान MA, इसका आणविक द्रव्यमान MB। ठीक है बच्चों, ये चीज है, ये वेट है, ये आणविक द्रव्यमान है, ये मोललता, ये मोलरता का फार्मूला है। ठीक, क्लियर? तो अगला जो हमारा प्रश्न था बच्चों, मोलरता किसे कहते हैं? तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। बिलियन का लीटर में आयतन,
विलेय के मूलों की संख्या। मूलों की संख्या कैसे निकाला जाता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। इसको लीटर में था बच्चों, मिलीलीटर में किया तो 1000 का गुणा हो गया। ठीक है, 1000 ऊपर चला गया। चलो, हमने एक चीज और आपको समझाई दिया बच्चों, मोललता, कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि 1000 ग्राम विलायक है 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या बच्चों। तो ये मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, WB बटा MB। यदि B का निकालना बच्चों तो WB बटा MB। समझ में आया? चलिए, गुणित अनुपात का नियम काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व से निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं सदैव सरल अनुपात में होते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जैसे हमने कहा कि 2 तत्व आपस में संयोग कर लिए, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग कर लिए, तो क्या क्या बना है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब इसमें यदि मैं बात करूं तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना बच्चों? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का अपना 16 होता है। यहां पर कार्बन का 12 बच्चों, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन तो 32। इनके बीच जो अनुपात है ऑक्सीजन में बच्चों, तो इनका जो अनुपात है 1:2 का है, सदैव सरल अनुपात में होता है। जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, अब एक ही तत्व का बच्चों भिन्न भिन्न, देखो ना, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे एक ही तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे निश्चित भार वाले तत्व से संयोग किया है बच्चों, सदैव सरल अनुपात में होता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझना, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करता है और संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, तो जिस तत्व का भिन्न भिन्न, यहां पर आप लोग देख सकते हो परमाणु है, भिन्न भिन्न परमाणु है, इनकी द्रव्यमान संख्या भी है, जो एक किसी निश्चित मान वाले से संयोग कर रहा है। देखो ना, निश्चित भार से संयोग कर रहा है, मतलब यहां पर कार्बन का दोनों का निश्चित भार बदल नहीं, लेकिन ऑक्सीजन बदल रहा है। तो जो भिन्न भिन्न भार वाला जो परमाणु है एक निश्चित भार वाले तत्व से संयोग कर रहा है, तो भिन्न भिन्न परमाणु वाला बच्चों जो भार है वो सरल अनुपात में होगा। यही आपके गुणित अनुपात का नियम कहता है। फिर से समझना बच्चों, इसको समझना आसान नहीं है कि जिसका मान भिन्न भिन्न है वो समान भार वाले से संयोग करता है तो आपस में भी क्या हो? सरल अनुपात में होता है। जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो समान भार वाले से संयोग करता है सदैव सरल अनुपात में होता है, मतलब आपस में सदैव सरल अनुपात में होते हैं। जैसे 16:32 है, मतलब ये 1:2 सरल अनुपात कहलाया जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम ये है बच्चों, किसी यौगिक है अपन, जैसे जल है, जल चाहे आप कुआं से ले लो, बावड़ी से ले लो, तालाब से ले लो, गंगा सागर से ले लो, नदिया से ले लो, कहीं से भी ले लो, उसका सूत्र आपका H2O ही है। H2O ही है बच्चों, उसका सूत्र H2O ही है। ठीक है, क्या है? H2O, मतलब 2:8 दूनी 16। इसका अनुपात यही रहेगा, रेशियो इसका यही रहेगा, चाहे दुनिया के किसी भी जगह से ले लो। ठीक है, तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह कहीं से भी प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी बीज से बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्वों की भार के सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। मतलब एक यौगिक चाहे हम जहां से प्राप्त करें, शुद्ध जल नदी से, वर्षा, कुआं, समुद्र आदि से कहीं से भी प्राप्त करें, लेकिन बच्चों इनका जो अनुपात है 2:16, यदि काट दे तो 1:8 ही रहेगा। यानी जल के जो परमाणु बच्चों, इनका अनुपात 1:8 ही रहेगा। चाहे आप जहां से भी जल को प्राप्त करोगे, यही आपके स्थिर अनुपात का नियम है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम आपसे अब बन जाना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, हमने मोलरता तो आपको समझा दी है यार कि मोलरता क्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये आयतन से संबंध रखता है, ये मोलरता से संबंध रखता है। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, ये मोलरता ताप पर निर्भर करता है और ये ताप पर निर्भर नहीं करता। सबसे बढ़िया फैक्ट की बात है बच्चों, ये 12th क्लास में भी काम में आता है, 12th क्लास में भी काम में आता है।
इसके बाद अगला बच्चों, किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंध रखता है। जब बच्चों हम अणुसूत्र की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अणुसूत्र, जब अणुसूत्र निकालते हैं बच्चों, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र में n का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है, n का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपना अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। बाकी मूलानुपाती सूत्र का मतलब बच्चों, कोई भी यौगिक है उसके परमाणुओं का सरलतम अनुपात। लेकिन बच्चों अणु सूत्र क्या बताता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या अणुसूत्र बताता है। किसी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या अणुसूत्र बताता है, लेकिन उसी का सरलतम अनुपात बच्चों मूलानुपाती सूत्र बताता है। तुल्य अनुपात का नियम बच्चों, इसमें क्या 1810 में बर्जीलियस ने पुष्टि की थी। इसमें क्या होगा कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करके निश्चित भार से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के भार या तो उस अनुपात में होंगे जिसमें वो आपस में संयोग करते हैं, अथवा है ना, यह अनुपात उनके संयोग करने के भारों के सरल गुणांक में होगा। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं लगेगा बच्चों। देखना यहाँ पर देखना, कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग करता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों जब हाइड्रोजन, कार्बन भी हाइड्रोजन से तो अपना CH4 बनाया, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से तो H2O बनाया, इसमें 2:16 का रेशियो है। अब आपस में भी बच्चों जब उनको देखो तो 12:32 है, ठीक है, 12 क्या है बच्चों, 32 है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मजा आएगा। ये बोला ये गया है कि कहा गया कि कार्बन है ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नहीं कार्बन है ये भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन है ये भी हाइड्रोजन से क्रिया करके ये H2O बनाता है, ये CH4 बनाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन जिस मात्रा से H से जुड़ा है, कार्बन जिस मात्रा से H से जुड़ा है, आपस में जब ये क्रिया करके CO2 बनाएंगे तो इनकी मात्रा वही रहेगी। देखना बच्चों बड़ा सिंपल है। H2O मतलब यहाँ पर बच्चों 2 ऑक्सीजन का 1 है 16, ठीक है। यहाँ पर बच्चों CH4 तो कार्बन का, H का यदि बात करें तो H की बात करें बच्चों तो H का 4 है, कार्बन का है 12 चौको 12 3 36, 12 दूनी 24, कार्बन का 12 और 12 दूनी 24, ठीक। मतलब बच्चों यहाँ पर H2O जब बना तो ऑक्सीजन 16 है, और जब CH4 बना बच्चों तो कार्बन 24 है। जब ये आपस में बना तो क्या ये 16:24 है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा बच्चों 12। अरे यहाँ भी तो भाई ऑक्सीजन 16 है, यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा, एक सिंगल ही है तो सर 12 है, तो बिल्कुल कार्बन का 12 आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 है तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, तो यहाँ पे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। हालांकि 16 दूनी 32 हो जाना चाहिए, ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाना चाहिए, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, कार्बन की मान यहाँ पे 12 ही है ना, और यहाँ पे कार्बन का बच्चों 16 है, ठीक। अब बताओ यहाँ पे कार्बन CO2 12 है, ठीक है सर 12 है, और ये इसके गुणांक में है कि नहीं, बिल्कुल है ना। मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन बच्चों हाइड्रोजन से जिस अनुपात में जुड़ा रहता है, या तो उसी अनुपात में यहाँ भी जुड़ा होगा या इसके ही सरल अनुपात में होंगे। यही है बच्चों आपका, है ना, क्या, तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। अब बच्चों डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोगों को याद करना है, इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं, इसको आप भूल नहीं सकते। सन 1808 में पदार्थ का परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक द्रव अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। मतलब दुनिया का जो भी पदार्थ है बच्चों छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। एक ही तत्व के परमाणु भार, है ना, आकार एवं
गुण समान पाए जाते हैं। मतलब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु लेंगे उनका आकार भी समान रहता है, भार भी समान रहता है और लगभग गुण भी समान पाए जाते हैं। ये किसके हैं बच्चों? डाल्टन के। किन्हीं दो अलग अलग तत्वों के परमाणु लेंगे बच्चों तो उनका आकार बिल्कुल अलग अलग रहेगा, है ना। कुछ परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में संयोग करके अणु बनाते हैं। बिल्कुल, परमाणु जब मिलते हैं तो अणु का निर्माण करता है। परमाणु हमेशा सरल अनुपात में होते हैं, 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, इस तरीके से बच्चों संयोग करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु बना लेता है। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत को आप लोग तैयार कर लोगे बच्चों, बनेगा भी कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या है। ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ, पहला डाल्टन का परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक ही तत्व के यदि हम अलग अलग परमाणु लेते हैं तो उनका आकार है, भार है, गुण है लगभग समान पाया जाता है। लेकिन दो अलग अलग तत्वों के हम परमाणु को ले लेते हैं बच्चों तो उनका आकार, गुण, भार सब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, कोई दिक्कत है ना। फिर यदि बात की जाए कि कुछ परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु, सही है। और जो भी ये अणु बनते हैं बच्चों आपस में सरल अनुपात में परमाणु के योग से बनता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई वो परमाणु होता है और परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। यही डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। ठीक है, आप लोग इनको तैयार कर लेना। बाकी हमें जो भी उचित लगेगा, जो भी हमें ऐसा लगेगा कि इस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर हम आपके लिए बच्चों वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।